आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जहां पर हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन घोषित किया गया। एमएचए ने घोषित किया है आतंकी संगठन। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। यरूशलेम में 1953 में बनाया गया था ये संगठन, जिसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। हिज्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिज्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तमिलनाडु हिज्ब उत तहरीर मामले में एक्शन तेज। एनआईए ने एक और मुख्य आरोपी को चेन्नई से पकड़ा है। भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था संगठन। अलगाववाद फैलाने का भी संगठन पर आरोप है, जिसके बाद आतंकी संगठन घोषित किया गया है। भारत सरकार ने आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को प्रतिबंध कर दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार ने यह फैसला चेन्नई में इस आतंकी संगठन के खिलाफ दर्ज मामले और उसके बाद कार्रवाई के आधार पर लिया है। तमिलनाडु पुलिस के दर्ज मामले के बाद जांच को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था और जुलाई 2024 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। एनआईए ने इस मामले को दर्ज करने के बाद आतंकी हामिद हुसैन को गिरफ्तार किया था, जो कि इस आतंकी संगठन का चीफ कोऑर्डिनेटर था। हामिद देश में इस्लामिक कानून लागू करना चाहता था और इसके लिए वो मीट मॉडर्न एसेंशियल एजुकेशन ट्रस्ट चेन्नई के हॉल में सीक्रेट मीटिंग करता था, ताकि देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे इस्लामिक कानून लागू किया जा सके। इसके लिए हामिद सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए मुस्लिम लोगों को भड़का रहा था और संगठन में शामिल कर रहा था। इसी मामले में एजेंसी ने 9 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु और पुडुचेरी में छापे मारकर फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया था। फैजुल कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान से सैनिक कार्रवाई की मांग कर रहा था और इसके लिए एचयूटी के बाकी गिरफ्तार आतंकियों के साथ मिलकर योजना बना रहा था। इस मामले में एजेंसी अब तक 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे, जो एचयूटी करके ये संगठन है जिसे आतंकी घोषित किया गया है, क्या जानकारी है इसको लेकर और क्या चीजें सामने आई हैं? क्योंकि चेन्नई में जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि मीटिंग की जा रही थी, किस तरह से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद इसको आतंकी संगठन घोषित किया गया है। जी देखिए, देश में लगातार जो आतंकी संगठन है वो अपने नेक्सस को, अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाता जा रहा है। जिस तरीके से हिजबुल तहरीर का नाम सामने आया है, इसके जो मौलाना, इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे साउथ के, हामिद हुसैन को पहले तमिलनाडु चेन्नई पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है। मामला दर्ज करने के बाद ये जो 2024 में ये जो मामला है, देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए को ये केस हैंड ओवर कर दिया जाता है। साउथ का जो पूरा एक बेल्ट है, ये कहीं ना कहीं जो दूसरे देश का जो दूसरा नॉर्थ और वेस्ट एरिया की हम बात करें तो जिस तरह से वहां पर आईएस मॉड्यूल और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो अलकायदा है वो एक अलग नेटवर्क है, और साउथ में जो हिजबुल तहरीर के साथ साथ कई ऐसे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हिजबुल तहरीर के साथ मिलकर देश के खिलाफ टेरर मॉड्यूल को लेकर साजिश रच रहा है। जिस तरीके से हामिद हुसैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जिस तरीके से फैजल का नाम अब सामने आ रहा है और उसको गिरफ्तार करने के बाद एनआईए उसके घर की तलाशी भी ली है, जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई डिजिटल जो आपको इक्विपमेंट डिजिटल एविडेंस के तौर पर कई ऐसे डिजिटल्स मिले हैं जो इसके इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि देश के जो मुस्लिम यूथ हैं उनको रेडिकलाइज किया जा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों तक कनेक्टिविटी की कोशिश की जा रही थी, मतलब उनको जोड़ा जा रहा था। इसमें
हिज़्बुत तहरीर के जो तमाम जो स्लीपर सेल कहें या इनके वो हैंडलर्स जो लगातार एक बार फिर से साउथ इंडिया की हम ज़िक्र का इसलिए कर रहे हैं कि हिज़्बुत तहरीर का जो एक पूरा रेडिकलाइजेशन है, जो पूरा एक नेटवर्क है, वो साउथ में तमिलनाडु, इसके अलावा इससे सटा हुआ कर्नाटक, केरल तक फैला हुआ है। लेकिन जो इसका मेन सिंडिकेट जो सेंटर है, वो चेन्नई में है। लगातार जो तमिलनाडु की स्टेट की जो इंटेलिजेंस टीम है, उस नेटवर्क पे काम कर रही थी। उसके बाद इसमें कुछ गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ये केस जो है, उसके बाद साइबर और इंटेलिजेंस के बाद लोकल पुलिस, साइबर पुलिस के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रही होती है। उसके बाद केस एनआईए को आती है। एनआईए इसको लेकर एक रेड कंडक्ट करती है और कई लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती है। इससे पहले भी एनआईए ने अपने सर्च ऑपरेशन में कई लोगों को डिटेन किया था। हालांकि इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और टॉप सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि लगातार गिरफ्तार आरोपी फैजल जो है, ये पाकिस्तान से इसकी कनेक्टिविटी थी और वहां के कई जो सस्पेक्ट लोग हैं आतंकी संगठन से, उससे इसका जुड़ाव था। इसमें जैश ए मोहम्मद का भी नाम सामने आ रहा है सूत्रों की माने तो। जैश ए मोहम्मद को लेकर अभी हाल में ही तकरीबन 26 लोकेशन पर एनआईए ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसमें जम्मू के अलावा इसके अलावा मुंबई की हम बात करें, तमाम 26 लोकेशन जिसमें असम शामिल है। ये सब वो जगह है जहां पर जो रेड को कंडक्ट किया गया था। अब ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से फैजुल रहमान जो कि इसको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और जिस तरीके से हिजबुल तहरीर को भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इसको प्रतिबंध किया गया और अब इससे जुड़े तमाम नेटवर्क और तमाम सिंडिकेट को सर्च तलाश की जा रही है, क्योंकि इसमें अभी ऐसे कई लोग हैं जिनको पकड़ना और जिनकी जो सर्च ऑपरेशन को लेकर जो तलाश चल रही है वो इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि कई डिजिटल एविडेंस के तौर पर कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, कई ऐसे बुक्स मिले हैं और कई ऐसे पेपर्स मिले, दस्तावेज मिले, जिससे इस पूरे नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो एस्टैब्लिश हो रही है। जी चलिए जावेद, आपके पास मैं आऊँगी। यूके, हमारे साथ यूके देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड, जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, आप किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को, जिस तरह से इस आतंकी संगठन को अब बैन कर दिया गया है, हिज्ब उत तहरीर नाम बताया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि चेन्नई में जो शख्स बताया जा रहा है हामिद, जो कि मीटिंग करता था, लोगों को इस संगठन से जोड़ता था और जिसमें तमाम तरह की साजिशों का खुलासा हुआ है, और अब डिजिटली एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम सबूत तलाशे जा रहे हैं, जिसके आधार पर आने वाले वक्त में इसी संगठन से जुड़े कई और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हाँ अनन्या, समय समय पर होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार का गृह मंत्रालय शेड्यूल ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन नोटिफिकेशन इशू करता है। इसके तहत पहले जो हम आमतौर पे सुनते थे नाम, जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उसमें हमें लश्कर तैयबा का नाम सुनते थे, जैश ए मोहम्मद था, हिजबुल मुजाहिदीन था, आईसिस था, अल कायदा था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है जिसके तहत होम ग्रोन टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जैसे अल जिहाद है, अल मुजाहिदीन फोर्स है, अल मुस्तफा लिबरेशन फ्रंट है, इश्वान आउटलुक मुजाहिदीन है, और ये जो होम ग्रोन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये अब बड़ी बड़ी तादाद में हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या एनआईए है या स्टेट पुलिस की जो LIU है, उसके नजर में आ रहे हैं। अभी जो ये अरेस्ट हुआ है हिजबुल तहरीर में, ये जरा सनसनीखेज इसलिए भी लगता है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नजर तो होम मिनिस्ट्री की और स्टेट पुलिस की काफी दिनों से थी, लेकिन इसका जो आतंकी एंगल है वो सिर्फ मैच कुछ दिनों पहले जुलाई के महीने में ही आया नजर में। जुलाई में हामिद हुसैन को पकड़ा गया जब ये देखा गया कि वो छुप छुप के सीक्रेट मीटिंग करता था, जहाँ पे वो कम उम्र के बच्चों को, अनपढ़ बच्चों को, गांव के बच्चों को जो रूढ़िवादी, बहुत ही धार्मिक तरीके से ये सिखाता था कि एक दिन दुनिया में मुसलमानों का राज होना चाहिए, यानी एक दिन दुनिया में हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का राज होना चाहिए, शरीयत रूल होना चाहिए। तो अब देर आए दुरुस्त आए, एनआईए इस केस पे अग्रसर हो चुकी है, शिकंजा कसा जा चुका है, 7 लोगों को पकड़ लिया गया है। अब आस्ते आस्ते इस ग्रुप के जो दूसरे संगठन के जो मेंबर हैं, स्लीपिंग वुल्फ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, हैदराबाद में हो,
उनको ट्रैक किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। जी अनन्या। बिल्कुल, क्योंकि यूके देवनाथ जी, आपने जिस बात का जिक्र किया कि कैसे जो ये हामिद नाम का शख्स है, वो जो लोग जिनका बैकग्राउंड जो मजदूर हैं या जो कह सकते हैं कि जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह के लोगों को ब्रेन वॉश करके इस संगठन से जोड़ा जाता था और फिर उन्हें पैसे का लालच दिया जाता था, फिर उन्हें तमाम टारगेट्स बताए जाते थे जिसके ज़रिए वो साजिश रच सकें। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कुछ और भी आतंकी संगठन जो पहले बैन किए गए हैं उसमें भी इसी तरह से अपने ग्रुप को बढ़ाया जाता है। इससे पहले एक और ख़बर भी सामने आई थी कुछ दिन पहले, जहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं टेलीग्राम के ज़रिए पूरा एक ग्रुप बनाया जा रहा था और उसमें भी इसी तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि इस तरह के लोग इस तरह के बहकावे में ना आए, इस तरह के ग्रुप से वो ना जुड़े, और क्योंकि पैसे का लालच दिया जाता है तो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उसके बाद पता चलता है कि वो एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गए हैं। तो इसके लिए भी कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। जी हाँ अनन्या, बहुत बड़ी जरूरत है कि ये बच्चे जब बड़े होते हैं, छोटी क्लास से ही, जब इनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल होती है, तो ये मदरसा ज्वाइन करते हैं। भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि जितने मदरसे हैं उनको रजिस्टर किया जाए, उनको सरकारी फाइनेंशियल सहायता दी जाए, एक सिलेबस उनके लिए तय किया जाए, और बीच बीच में चाहे शिया हो या सुन्नी हो, एक दल जाकर ये सुनिश्चित करे कि मदरसे में जो सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, मौलवी साहब जो पढ़ा रहे हैं, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, ना कि शरीयत के बहुत ही रूढ़िवादी विचारों को वहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी फंडिंग कैसी होती है? शिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम्स जो दोस्त होते हैं वो आपस में फंडिंग कर देते हैं। हवाला रूट के थ्रू भी काफी लोगों को पकड़ा गया है। तो कुछ हवाला के जो है वो उनका पश्चिम एशिया से या सऊदी फंडिंग से कनेक्शन पाया गया है। दिक्कत ये आ रही है कि ईडी जो है वो इनके सोर्स तक पहुंच रही है। काम थोड़ा लंबा गहरा होता है, समय लगता है, और एविडेंस देने के बावजूद भी अनन्या, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है, कई बार कोर्ट्स में इनको छोड़ दिया जाता है 2 साल 4 साल के बाद। तो ये काम जरा मेहनत, जरा समय लेगा, लेकिन आस्ते आस्ते बहुत ही डेमोक्रेटिक और एक सॉफ्ट ग्लव अप्रोच के साथ भारत सरकार इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल पा लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यूके देवनाथ जी। जावेद हुसैन, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को खबर बताएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई।